गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी का एक ग्रामर करने वाले हैं। ग्रामर बहुत दिन हो गए ना, हम लोगों ने ग्रामर नहीं किया है, तो सोचा मैंने एक टॉपिक ग्रामर का ले लेते हैं। ये ग्रामर हमारा हुआ भी नहीं है, तो हम लोग ये ग्रामर करेंगे आज। तो इस ग्रामर का नाम है बच्चों ग्रामर यानी व्याकरण। सॉरी इंग्लिश वर्ड ले रही हूँ, लेकिन आप लोग को व्याकरण से अच्छा तो ग्रामर ही समझ में आएगा। तो ये जो व्याकरण हम लोग करने वाले हैं ये है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या है बच्चों? इसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उपसर्ग का टॉपिक लेते हैं और इसके कुछ वाक्य दिए गए हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे अंडरलाइन किया गया है, वो आप लोग देखेंगे अंडरलाइन किया गया है, ध्यान देंगे अंडरलाइन पर। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला है वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, प्रतिदिन पे अंडरलाइन है। सेकंड है तुम बड़े नासमझ हो, नासमझ हो पे अंडरलाइन है। थर्ड है लड़का बेकसूर है, था, तो बेकसूर पे है इसमें। उसके बाद में है फोर्थ गणेश जी की को विनायक भी कहते हैं, विनायक। फिफ्थ है यह सरासर अन्याय है, तो अन्याय पर है। और सिक्स्थ है मेरा प्रयोग सफल रहा, तो यहाँ क्या है? प्रयोग पर है। तो अब देखेंगे हम कि इसमें उपसर्ग क्या है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना देखिए। अब देखते हैं हम। अब सबको संधि विच्छेद तो पता है ना, जब हम वर्ड्स को अलग करेंगे। यानी देखो प्रतिदिन, इसमें दो शब्द जुड़े हैं, एक है प्रति प्लस क्या है? दिन। तो दिन तो सबको पता है यानी डे, तो डे में यानी दिन में आगे हमने क्या जोड़ दिया? प्रति। तो उसका मीनिंग क्या हो गया? यानी कि हर रोज़। कौन सा दिन? हर रोज़ जो दिन आता है वह दिन। तो इसकी मीनिंग भी चेंज हो गए, है ना। और नया शब्द भी बन गया। दिन से दिन के आगे हमने कुछ जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया, नई मीनिंग बन गई, नया अर्थ बन गया। उसी तरीके से सेकंड क्या था? समझ, ना समझ। तो जो समझ वर्ड होता है यानी अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें हमने क्या कर दिया? ना लगा दिया, तो उसमें क्या हो गया? ना समझ। तो ना हटा देंगे तो क्या मतलब मूल वर्ड यानी मेन वर्ड क्या है इसमें? समझ। और उसके आगे हमने लगा दिया ना समझ, यानी जो कभी समझता नहीं है। तो इसका अर्थ ही चेंज हो गया ना। अगर खाली समझ लिखा होता तो इसका मीनिंग होता जो समझता है, और ना समझ हो गया मतलब कि जो कभी नहीं समझता है, तो वो हो गया ना समझ। उसकी उसी तरीके से है थर्ड बेकसूर। अब क्या है मेन वर्ड इसमें? कसूर। क्या है? कसूर। इसमें क्या जोड़ दिया गया? बे, तो क्या हो गया? बेकसूर। अब कसूर का मीनिंग क्या था? यानी जिसने गलती की है, जो कसूरवार है। पर बे लगा देने से उस अर्थ का मीनिंग ही चेंज हो गया। बेकसूर यानी जो कभी, ये बेगुनाह है, कहते हैं ना इसने कोई गलती नहीं की है, ये बेकसूर है। तो कसूर के आगे बे लगा दिया तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, तो क्या हो गया? बेकसूर। फोर्थ है विनायक, जिसमें नायक मेन वर्ड है और वी है जो जुड़ा गया है, तो क्या होगा? विनायक। नायक किसे कहते हैं? जो हीरो रोल में होता है। फिर फिफ्थ है अन्याय। अब अन्याय को अगर हम अलग करेंगे तो न्याय यानी कि जो हमें जो कानून होता है, जो न्याय देता है, तो अ लगा देंगे उसके आगे, तो अन्याय यानी कि देखो कितना बड़ा उसका मीनिंग चेंज हो गया। अन्याय यानी कि हम किसी पे जुल्म करने वाला, अन्याय। फिर है प्रयोग, तो प्रयोग अलग अलग कर देंगे तो योग, योग योग यानी जुड़ना कुछ भी, तो प्रयोग मतलब हो गया कुछ यूज़ करना, तो योग यानी होता है जुड़ना, और प्र लगा दिया तो हो गया प्रयोग यानी कुछ यूज़ करना। अब देखेंगे यहाँ दिन, समझ, कसूर, नायक, न्याय और योग, ये मूल शब्द है। मूल शब्द मतलब यानी बच्चों जो मेन शब्द होता है, यानी ये मेन शब्द है। और इसमें कुछ उपसर्ग यानी जो आगे जुड़ करके नया शब्द बनता है, वो कर देने से क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है बच्चों कि ये मूल शब्द जो होते हैं यानी मेन शब्द में अगर हम उपसर्ग लगा दें तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। इस शब्दों के पहले अनुक्रम से प्रति, ना, बे, तो इस तरीके से प्रति, ना, तो इस तरीके से तो प्रति, ना, बे, वी, और प्र, ये अक्षर या शब्द लगाए गए हैं।
इनके लगने से मूल शब्द का अर्थ बदल गया है और या अर्थ में विशेषता आ गई है। सही बात है ना, या तो वो मूल शब्द में हमने उपसर्ग लगा दिया तो या तो अर्थ बदल जाता है या तो कोई विशेष चीज़ हो जाती है। तो मूल धातु, संज्ञा या विशेषण के पहले लगने वाले अवयव, शब्द या शब्दांश या शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जो मेन शब्द है, मूल शब्द, उसके आगे अगर लगता है तो वो उप यानी आगे समझ लेना, आगे जो लगता है वो उपसर्ग है। उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, यानी सिर्फ उपसर्ग, अभी जैसे कि प्रति, ना, बे, वी, अगर ये मैं लिखूं तो इसका कोई अर्थ है नहीं, पर ये अगर मूल शब्द में मिल जाए तो इसका एक नया मीनिंग बन जाता है। इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए ही उपसर्ग का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए ही इनको मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। कुछ दूसरे उदाहरण भी देखिए। देखो जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है बच्चों नीचे। अनाथ, सुहास, प्रयत्न। देखो अनाथ में नाथ है मेन शब्द, तो अ लग गया तो हो गया अनाथ। हास में सु लग गया तो सुहास। यत्न में प्र लग गया तो प्रयत्न। मल में नीर लग गया तो निर्मल। और सत्कार यानी अच्छे कर्म, कार्य में सत लग गया तो सत्कार्य। और देखो आगे की कक्षा में तुमको तीसरी चौथी में पढ़ाया है, जो आधे अक्षर होते हैं ना उसके आगे रेफ की मात्रा लग जाती है, इसलिए ये रेफ की मात्रा लगी हुई है। अपमान, मान यानी रिस्पेक्ट करना, तो अप लगा दिया उसमें तो अपमान, यानी कि देखो कितना बड़ा अर्थ बन गया उसका, यानी इंसल्ट करना, मान का अपमान। तो इस तरीके से ये उपसर्ग होते हैं, यानी जो शब्द आपको एग्ज़ाम में ये इस तरीके से आ सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम में आएगा कि शब्द में मूल शब्द दिया रहेगा, उपसर्ग लगा के लिखो, तो आपको उपसर्ग लगा के लिखना है। और अगर आपको आया रहेगा कि उपसर्ग में अंडरलाइन करो, तो आपको उपसर्ग समझ के अंडरलाइन करना है। इस तरह के ही आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा आपको। तो मेन तो शब्द आएंगे, उसको उपसर्ग बना के लिखना आना चाहिए। फिर है प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है, पहले उपसर्ग मैंने समझा दिया, अब है प्रत्यय। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। देखो इसमें भी उसने मित्रता निभाई, मित्रता है। फिर यह गुणी बालक है, तो ये क्या है, गुणी। फिर थर्ड है बचपन प्यारा होता है, तो क्या है, बचपन। लड़की समझदार थी, तो क्या है, समझदार। उसके बाद में है नेक्स्ट पेज, इसमें देखेंगे। देखो मित्र मेन शब्द था, उसमें गुण, बच्चा और समझ ये मूल शब्द है। फिर इन शब्द के अंत में ता, ई, पन और दार ये अक्षर या अक्षर समूह लगे हैं। तो शब्द के अंत में लगने वाला अक्षर या अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं। यानी कि देखो उप यानी, याद रखना, उप यानी आगे, तो आगे जो लगता है वो उपसर्ग है और पीछे जो लगता है वो प्रत्यय होता है। तो मूल शब्द आपका है, उसके आगे अगर लगाना है तो उपसर्ग और पीछे अगर लगाएगा तो प्रत्यय। प्रत्यय लगाने से मूल शब्द के अर्थ और भाव में परिवर्तन होता है, भाव भी चेंज हो जाते हैं। प्राय भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे भाववाचक यानी कि फीलिंग से रिलेटेड जो होते हैं ना ऐसे शब्द, जैसे मानव। मानव यानी क्या होता है, सिर्फ इंसान, पर अगर उसके आगे लग गया मानवता, यानी कि मानवता किसे कहते हैं, यानी जिसके अंदर इंसानियत हो, जो अच्छे गुण वाला हो, उसे हम कह सकते हैं अरे इसमें मानवता है, मतलब हमदर्दी है, दूसरों के प्रति दया भाव है, तो कैसा हो गया, ये भाववाचक हो गया। तो इसमें ता लग गया प्रत्यय, तो हो गया मानवता। फिर है भोला। भोला यानी कि जो मासूम सा होता है, क्यूट सा, बहुत सीधा साधा इंसान, पर उसके आगे लग गया पन, तो भोलापन, यानी कि एकदम भोलापन दिखाने वाला आदमी जो एकदम भोला होता है। तो पन हो गया प्रत्यय और भोला हो गया मूल शब्द, तो हो गया भोलापन। फिर थर्ड है दगा। दगा यानी धोखा देना। फिर उसमें अगर हम लगा दे बाजी, दगाबाजी यानी दगा देने वाला, दगाबाज यानी जो हमेशा धोखा देता है। फिर है ताज़ा, फोर्थ है ताज़ा। फिर ताज़ा के अगर हम लगा दे ताजगी, देखो आ की मात्रा ज के इधर से हटा के वहाँ पे हमने कर दी गी, ताजगी, तो हो गया वो, यानी कि एकदम फ्रेश,
फ्रेश चीज़ों से भरा हुआ। अब देखेंगे विशेषण। विशेषण के उदाहरण है। अब विशेषण में धोखा मूल शब्द है, उसमें हम लगा दे बाज, तो धोखेबाज। तो विशेषण क्या है? वह आदमी धोखेबाज है, रमेश धोखेबाज है। तो रमेश के बारे में क्या विशेष बोला गया है? धोखेबाज। तो धोखेबाज क्या है? ये विशेषण है उसका, तो इसलिए हो गया धोखेबाज। फिर सेकंड है रंग। अब रंग में मैंने लगा दिया इन, रंगीन, ई की मात्रा ग में लग गई, ई की मात्रा और न, इसके लिए वहाँ क्या हो गया? रंगीन। तो रंगीन हो गया, रंगीन यानी रंग बिरंगी चीज़ें। ये भी एक तरह से विशेषण है कि वह फूल कितना रंगीन है, तो यानी उस फूल के बारे में बताया गया है कि वो रंगीन है, तो ये भी क्या है? विशेषण। मैंने पढ़ाया है ना आप लोगों को, विशेषण यानी किसी चीज़ के गुण या दोष बताना, वो विशेषण होता है। थर्ड है धन प्लस वान, धनवान यानी बहुत पैसे वाला, धनवान। फोर्थ है शान प्लस दार, शानदार यानी कि बहुत ही शानदार, खूबसूरत, जिसे हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से हम कहते हैं शानदार, खूबसूरत। तो इस तरीके से आपको बहुत इजी है ये, खाली आपको वर्ड्स आएंगे, प्रत्यय का भी आएगा तो ऐसे ही आएगा। जैसे कि देखो मेन शब्द मानव आ जाएगा, ताज़ा आ जाएगा, धोखा आ जाएगा, धन आ जाएगा। अब लिखा जाएगा एग्जाम में कि इसको प्रत्यय में बदलो, तो आपको क्या करना है? उसके आगे लगा देना है भाववाचक विशेषण टाइप। मतलब या ऐसे शब्द उपसर्ग लगाओ या प्रत्यय लगाओ, बट ऐसा लगाना चाहिए आपने कि उसका उस शब्द का अर्थ बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा, उसका अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं होगा तो आप नहीं, उसका वैल्यू नहीं है, वो रॉन्ग होगा वो शब्द। तो ऐसा शब्द बनाना है उपसर्ग लगा के कि उसका अर्थ हो, अर्थ बने, अर्थ लगे, वो अर्थहीन ना हो। तो इस तरीके से ये प्रत्यय और उपसर्ग का ग्रामर है, ये भी आपके आना चाहिए। आपके है टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ये कौन से लेसन में देखना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में मुझे, लेकिन आप भी देखोगे तो लेसन के लास्ट में दिया हुआ है, तो आप लोग भी ध्यान रखना ये चीज़। और नीचे देखो ये दिया हुआ है कि कोष्ठक में से उचित उपसर्ग लगाकर निम्नलिखित शब्द में नए शब्द बनाओ। अब ये वाला आपको करना है। देखो अब ये हो सकता है एग्ज़ाम में आप लोग को ये उपसर्ग दिया होगा ब्रैकेट में, और इसमें एग्ज़ाम में शब्द दिए होंगे, कहा जाएगा कि उपसर्ग चुनकर लिखिए। अब जैसे कि विचार, विचार में हम क्या लगाएंगे? इधर दिया है सुपरिणामी, तो हम सुविचार लिख सकते हैं ना, सुविचार यानी कि जो थॉट्स हम लिखते हैं हर रोज़ मॉर्निंग में स्कूल में अपने बोर्ड पे, तो यानी सुविचार। फिर सेकंड है क्रम, तो उसके आगे अगर हम परि लगा दे तो परिक्रम यानी घूमने वाला, परिक्रमा करने वाला। फिर लायक, उसके आगे अगर ना लगा दूँ तो नालायक हो जाए, है ना, क्या हो जाएगा? नालायक। अगर पुत्र के आगे सु लगा दूँ, सुपुत्र, तो हो जाएगा यानी ऐसा पुत्र जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब ये चार आपको करने हैं, इसमें से कौन सा उपसर्ग लगाएंगे तो सही शब्द बनेगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, और ये आपको आपकी ग्रामर की बुक में लिखना है। ठीक है, हिंदी की ग्रामर की बुक में न्यू पेज पे न्यू हेडिंग डालेंगे ग्रामर सेक्शन में, उपसर्ग और प्रत्यय, और आप लिखेंगे। ठीक है, सो बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।